नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सकुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे इस महामारी के बीच। और एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि इंडिया ने अपना दूसरा वैक्सीन बनाने की कगार पर है इंडिया अभी। चलिए उम्मीद करते हैं इससे कोरोना ये महामारी जो फैली हुई है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी दोबारा वैसे ही चल पड़े। चलिए इसी उम्मीद में शुरू करते हैं करंट अफेयर्स को। और अगर आपको अच्छा लगता है मेरे करंट अफेयर्स और मेरे द्वारा दिए गए जो डिटेल्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स हैं, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की जो पहली करंट अफेयर्स है, अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 डिक्लेयर किया गया है। ये दिया गया है डेविड डायब जी को। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। इनकी जिस बुक के कारण इनको ये अवार्ड मिला है वो है एट द नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये फ्रांस के पहले नोवेलिस्ट बने हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिली है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि बुकर प्राइज़ जो है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ये दो व्यक्तियों को दिया जाता है। बेसिकली इसका जो अमाउंट होता है वो दो इंसानों में बांटा जाता है। एक होता है जो ट्रांसलेटर, जिसने ट्रांसलेट की है, और जिसने वो बुक लिखी है। यहाँ जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ ये बुक का नाम दिया है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। ये उनके ऑथर हैं डेविड डायब, और बगल में जो लेडी हैं इनका नाम है एना मॉस्कोवैकिस। ये ग्रीक अमेरिकन पोएट हैं, इन्होंने ही इस बुक को ट्रांसलेट किया है। चलिए बात हो रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो ये स्टार्ट हुई थी 2005 में। इनके फर्स्ट अवार्डी जो थे वो थे इस्माइल कदारी। ये एक अल्बानियन राइटर थे। और अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, रेलवेज़ हैं, रेलवेज़ को ही अगर मैं पकड़ लूँ तो इसकी कोई परफेक्ट कोई डेट नहीं है कि परफेक्ट कोई ईयर को हम पकड़ नहीं सकते हैं कि इसी ईयर से करंट अफेयर्स आने वाली हैं, बिकॉज रेलवेज़ ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। अभी लास्ट ईयर के पेपर्स भी मैंने देखी थी, तो मैंने दी भी थी। तो बहुत अजीब करंट अफेयर्स होते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि पिछले 2 साल के जो अवार्ड विनर्स हैं उनको भी इस पर इंक्लूड कर दूँ। तो जैसे कि मैंने दिया है 2020, जस्ट लास्ट ईयर को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विनर जो थे मैरिक ल्यूकस रिजवेल्ट थे। इनको जिस बुक के कारण मिला है ये अवार्ड वो है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इसके बाद आती है उसके जस्ट पहले वाले ईयर 2019, जिनको ये अवार्ड मिला था वो थे जोका अलहार्दी। इनकी बुक सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए इनको ये अवार्ड मिला था। तो बात हो रही है बुकर प्राइज़ की, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली दो तरह की बुकर प्राइज़ होती है। दो, तीन बोल सकते हैं, क्योंकि एक गोल्डन बुकर प्राइज़ भी होता है, परंतु वो अभी तक बस एक ही बार दिया गया है। वो 50th बुकर प्राइज़ की 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी, उस साल ये दी गई थी। और ये जिसको दी गई थी अब तक एक ही रेसिपिएंट है गोल्डन बुकर प्राइज़ के, वो है माइकल ओंदाजे। तो उनको दी गई थी। उनकी बुक जिसके लिए दी गई थी उनका नाम था हाँ राइट, द इंग्लिश पेशेंट। द इंग्लिश पेशेंट के लिए उनको गोल्डन बुकर प्राइज़ दिया गया था। अगर गोल्डन बुकर प्राइज़ की बात छोड़ दे तो दो तरह के बुकर प्राइज़ होते हैं। एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, और ये बाई एनुअली दिया जाता था, हर 2 साल में एक। परंतु 2015 से इसको हर साल देना स्टार्ट कर दिया गया। और बात कर ले और एक जो कि बुकर प्राइज़ है, ये 1969 में स्टार्ट हुई थी। इसको मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन भी कहा जाता था, इवन अभी भी है। तो इसके जो अवार्ड विनर्स हैं हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स के। जो बुकर प्राइज़ के अवार्ड विनर्स हैं, 2020 में ये मिला था डॉगलास स्टुअर्ट को, उनकी बुक शगी बैन के लिए। यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है। मैंने ब्रैकेट के अंदर, पहले वाले में ब्रैकेट के अंदर मैंने ऑथर का नाम दिया है, और दूसरे वाले में मैंने ब्रैकेट के अंदर बुक्स का नाम दिया है। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा, अगले बार से मैं ध्यान रखूँगा। तो 2020 में बुकर प्राइज़ के जो विनर थे वो थे डॉगलास स्टुअर्ट, और इनकी द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी शगी बैन। 2019 में जो अवार्ड विनर्स थे वो दो थे, एंड दोनों ही लेडी थे, मार्गरेट एटवुड एंड बर्नार्डाइन एवरिस्टो। मार्गरेट एटवुड को टेस्टामेंट्स के लिए अवार्ड दी गई थी, और बर्नार्डिन एवरिस्टो को गर्ल, वुमेन एंड अदर इस बुक के लिए दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसकी जो रिवॉर्ड होती है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की जो रिवॉर्ड होती है ये करीब 50,000 पाउंड्स होती है, जो कि इक्वली शेयर की जाती है ट्रांसलेटर एंड ऑथर के बीच। चलिए, और जोका अलहर्दी की बात हो रही थी तो मैं बता दूं वो ओमन के रहने वाले हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
ये जो मैंने कह दिया आपको बता दिया ऑलरेडी। मैन बुकर प्राइज़ को मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन भी कहा जाता है। 1969 से ये स्टार्ट हुआ था और ये हर साल दिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपने 83rd करियर टाइटल को जीत लिया है बेलग्रेड ओपन में। बेलग्रेड ओपन को जीत लिया इन्होंने अभी। ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है अभी हम टोटल बहुत सारे ओपन्स इंडिया वर्ल्ड में होते हैं, उनमें से 4 ओपन्स जो हैं, 4 टेनिस ओपन्स जो हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों ओपन्स को मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। कोई भी टेनिस प्लेयर अगर इन चारों ओपन्स को जीतता है एक साल में, मतलब किसी एक साल में, तो उसको ग्रैंड स्लैम विनर कहा जाता है। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो ओपन्स होते हैं, ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, और फ्रेंच ओपन को रोलांड गैरोस भी कहा जाता है। ये एक फ्रेंच एविएटर का नाम है एंड इनके नाम पे एक स्टेडियम भी है। आते हैं विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो बात कर ले 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जो इस साल हुई है, उसके विनर नोवाक जोकोविच बन चुके हैं। और इसी साल इटालियन ओपन जो है, उनके विनर 10th इटालियन ओपन के विनर बने हैं राफेल नाडाल। तो आपको कुछ टेनिस प्लेयर्स के नाम याद होने चाहिए और उनकी कंट्रीज़, वो किन कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ऐसे रॉजर फेडरर भी हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। और अभी राफेल नाडाल कहा मैंने, वो स्पेन से बिलोंग करते हैं। और भी हैं जैसे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं आई थिंक। डोमिनिक थीम हैं, ये शायद ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया। और भी हैं, और डैनियल मेदवेदेव हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं, ये तो पता है। तो ऐसे बहुत सारे टेनिस प्लेयर्स हैं, याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ आई है कि अभी हाल ही में एक सीमेंट कंपनी है, हेडलबर्ग सीमेंट कंपनी, सीमेंट, ये इन्होंने अभी डिक्लेयर किया है, अनाउंस किया है कि 2030 तक ये स्वीडन में ये वर्ल्ड का पहला कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल हेडलबर्ग सीमेंट ने अभी डिक्लेयर किया कि 2030 तक स्वीडन में ये वर्ल्ड की पहली फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल सीमेंट प्लांट बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है ये। साथ साथ उन्होंने कहा है कि पर ईयर ये 1.8 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया खबर है ये। मैं आपको बता दूं, हेडलबर्ग सीमेंट जो है ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर है। बात हो रही है स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, इसकी करेंसी है क्रोना और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्टीफन लॉफवेन। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 डिक्लेयर की गई है। ये दी गई है नितिन राकेश और जेरी विंड को। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी, बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नितिन राकेश और जेरी विंड जी को अपने बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, यह है नितिन राकेश जी और जेरी विंड, और यह है इनकी बुक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। बात करें नितिन राकेश की, तो ये एक आईटी मेजर कंपनी है एम्फोसिस, इसके सीईओ एंड ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और बात कर ले जेरी विंड की, ये पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉर्टन स्कूल के मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं। चलिए यहाँ एज बिकॉज मैंने एक बुक की बात कही है, तो मैंने और भी बुक्स कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। इनमें से कुछ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। अभी हाल ही में एक ऑटोबायोग्राफी निकली है नीना गुप्ता जी की, ये एक एक्ट्रेस है। अभी रिसेंट में भी बहुत सारी मूवी की है इन्होंने, एक ओल्ड एक्ट्रेस हैं। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है सच कहूँ तो। और भी है जैसे सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस, ये लिखी गई है प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। नेहरू तिब्बत एंड चाइना, ये लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। और 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये मैंने आपको बता दिया पहले भी, ये विनोद कापरी द्वारा लिखी गई है। इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने, जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी 1924-66, ये विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उनके द्वारा उनकी डेब्यू बुक लिखी गई है,
स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये लिखी गई है हमारे हेड कोच, इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री के द्वारा। साथ साथ इनके को ऑथर थे अयाज मेमन जी, इनको भी हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया था। तो मैंने इतनी सारी बुक्स के अंदर एक अवार्ड भी मैंने इंक्लूड की है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी, इसीलिए अभी हाल ही में प्रेस्टिजियस व्हिटले अवार्ड्स 2021 डिक्लेयर की गई है लास्ट मंथ। ये नुक्लू फॉर्म, नागालैंड के कंजर्वेशनिस्ट हैं नुक्लू फॉर्म जी, नुक्लू फॉर्म और फॉर्म वट एवर, सॉरी नॉट वट एवर, नुक्लू फॉर्म जी, नॉट नुक्लू फॉर्म जी को, जो कि नागालैंड के एक कंजर्वेशनिस्ट हैं, इनको प्रेस्टिजियस व्हिटले अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने सेज इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। सेज, SAGE, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये बेसिकली है क्या? देखिए, अभी मिनिस्ट्री ने, हमारे सरकार ने ये प्लान किया है कि जिससे कि हमारी जो यूथ जनरेशन है, इनके मन में एल्डर्स के लिए एक केयरिंग भावना जग सके। अभी सरकार ने कहा है कि जो भी यूथ जनरेशन है हमारी, वो अपने स्टार्टअप्स के द्वारा, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा एल्डर्स के लिए, उनकी केयरिंग के लिए कुछ मतलब हमारी जो यूथ है कुछ नई नई इनोवेटिव्स लेकर आए, स्टार्टअप्स लेके आए एल्डर्स के केयर के लिए। सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको एक जस्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं, बल्कि नेशनल मूवमेंट बनाना है, इसीलिए ये स्टेप ली गई है। अभी हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत जी, और हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने थे नुत्थलपट्टी वेंकट रमन, NV रमन, ये बने थे हमारे 48 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ सुनकर, देखकर भी, इवन पिक्चर। अभी हाल ही में नेशनल TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से थॉमस विजयन को सम्मानित किया गया है। थॉमस विजयन केरला से बिलोंग करते हैं, अभी वो फ़िलहाल कनाडा में रहते हैं। उनकी जो फोटोग्राफी है आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, इस फोटोग्राफ का नाम दिया गया है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। यहाँ पे एक ओरंगुटान आपको दिख रहा होगा जो एक ट्री से क्लिंच किया हुआ है, दिख रहा है आपको? मुझे पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी समझने में इस पिक्चर को, पर बहुत अच्छी लगी बाद में जब समझ आया। देखिए, आप भी कोशिश कीजिए समझने की। तो एक ताजुब करने की बात यह है कि जो थॉमस विजयन जी हैं, उनको जो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ये नेचर TTL से मिला है। यहाँ पर टोटल एंट्रीज थी 8000 पिक्चर्स की, फोटोग्राफ्स की, वहाँ से इनको चुना गया है। बहुत हैरान करने वाली बात है। और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है वो 1500 पाउंड्स का होता है, लगभग 1.5 लाख का। और इसके साथ साथ अभी यंग नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। ये 13 साल के एक बच्चे को, जो कि UK से बिलोंग करता है, बच्चा तो हम नहीं बोल सकते हैं कि इतनी सुंदर फोटोग्राफी की है इसने, बच्चा बोलना थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ कम आंकना हो जाएगा इनको। इनका नाम है थॉमस ईस्टर ब्रूक। इनकी जो फोटोग्राफ है वो मैं यहाँ डालना भूल गया, आई एम सॉरी, आप लोग गूगल पे चेक कर लीजिएगा। फोटोग्राफ का नाम था पेरेग्राइन फाल्कन टैकलिंग अ स्टार्लिंग मर्मरेशन। बहुत सुंदर है फोटोग्राफ, देख लीजिएगा एक बार, नेचर्स फोटो है। और ये जो नेचर TTL है, ये वर्ल्ड की लीडिंग ऑनलाइन फोटोग्राफी रिसोर्स है। इसमें बेसिकली 8 कैटेगरीज हैं, जैसे कि अर्बन वाइल्ड लाइफ, जैसा आप नीचे देख सकते हैं, एनिमल बिहेवियर है, कैमरा ट्रैप्स है, लैंडस्केप्स है, स्मॉल वर्ल्ड है, ऐसे और भी हैं, वाइल्ड पोर्ट्रेट्स हैं, अंडर वाटर हैं, टोटल 8 कैटेगरीज हैं। इसमें जो अर्बन वाइल्ड लाइफ है, इस नाम को मैंने इंक्लूड किया क्योंकि इनकी जो पिक्चर है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एकदम देसी टाइप और बहुत सुंदर थी। आप गूगल करके देखिएगा, कल्लोल मुखर्जी, इनको अर्बन वाइल्ड लाइफ कैटेगरी में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आप बस देख लीजिएगा इनको एक बार, इनकी एक वो फ़ोटो बहुत सुंदर है। एक पान स्टॉल है, पान स्टॉल के जस्ट सामने ही ऊपर एक रस्सी या लकड़ी जैसा कुछ लगा हुआ था, उसके ऊपर 2 चिड़िया आपस में बैठे हुए थे एंड आपस में कुछ गुनगुना रहे थे, वट एवर। बहुत सुंदर है, आप देखिएगा एक बार, चेक कीजिएगा उसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में UN द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 2 पायदान गिर गई है, 117th रैंक हो गई है 193 कंट्रीज़ में। प्रीवियसली ये 115 था। इंडिया की स्कोर है 61.9 आउट ऑफ 100।
ये सबसे ताज्जुब करने वाली वाली बात ये है कि इंडिया इस बार 4 साउथ एशियन कंट्रीज़ से भी नीचे है इंडिया की रैंक। वो 4 साउथ एशियन कंट्रीज़ है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। देखिए ये माना भी जा सकता है क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ऊपर से अभी जो महामारी है इसको कंट्रोल करना बहुत हिम्मत वाली बात है और इतना आसान है नहीं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतनी आसानी से इसको मैनेज करना संभव नहीं है। तो समझ सकते हैं हम रैंक इस बार गिरी है। तो इस महामारी के ख़त्म होते ही उम्मीद है हमें कि इंडिया फिर आ जाएगा रैंक पर अपनी जगह पर। ये जो देश दिए गए हैं इनकी रैंक इतनी लो इसीलिए यहाँ तो एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। मैं क्यों कह रहा हूँ इधर, क्योंकि इंडिया ने जिस जिस गोल पर बहुत लो रैंक किया है, स्कोर किया है, मैंने आपको जैसे बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स हैं, तो उनमें से ये 3 गोल पे इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा बुरी थी। जैसे SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि एंडिंग हंगर एंड अचीविंग फूड सिक्योरिटी है। उसके बाद SDG 5 जेंडर इक्वलिटी। उसके बाद SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इस बार जो है मैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, परंतु कोरोना के कारण इतना तो पता है हमको कि एंडिंग हंगर मतलब SDG 2 और SDG 9 में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये तो हम आँख बंद करके बोल सकते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अरे इनको खुल के काम करने का मौका ही नहीं मिला है ना। लॉकडाउन पे लॉकडाउन, इतनी ज़्यादा महामारी, तो समझ सकते हैं हम। चलिए उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी इंडिया। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूएन में जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे उसमें 17 गोल्स थे और 169 टारगेट्स हैं। इंडिया ने अभी हाल ही में 3rd एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इंडेक्स जारी की है, जिसमें इंडिया ने 17 गोल्स रखे थे और 54 टारगेट्स रखे थे, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी। इसमें केरला टॉप पर थी स्टेट्स में 75 स्कोर के साथ, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, हाँ चंडीगढ़ टॉप पर थी 79 स्कोर से। और स्टेट्स में सबसे बुरी हालत थी बिहार की 52 आई थिंक, और नेक्स्ट थी उड़ीसा 61। ये मुझे बहुत ज़्यादा ताजुब हुआ ये उड़ीसा को इस जगह पर देखकर। चलिए हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स आज का जो है, अभी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में रंजीत सिंह दिशाले जी को अपॉइंट किया गया है। ये जून 2021 से जून 2024 तक एज वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र रहेंगे। तो रंजीत सिंह दिसाले जी, मैंने इनकी फ़ोटो दे दी है इधर। ये बहुत लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे इन द सेंस इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था। ये इंडिया के पहले इंसान थे जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया था इन 2020 में। ये देख रहे हैं आप, देख सकते हैं इनकी छवि। इनको मिला, इनको अभी वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन हुई थी जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट के द्वारा। इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई एक बात बता दूं, वर्ल्ड बैंक के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो अमेरिकन ही होते हैं, अमेरिकन होना लाजमी हो है उनका, ठीक है। और MD एंड CFO अभी जो है वो है अंशुला कांत जी। ये वर्ल्ड बैंक जो अभी है ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर बनी है। एक है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD 1944 में ही बनी थी। जब 1944 में बनी थी तब इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता था। 1960 में जब IDA बनी, 1960 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने, देखिए वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक फैमिली है, और वर्ल्ड बैंक 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर बनाया गया है। एक है IDA सॉरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि 1960 में बनी थी, आई थिंक 60 में बनी थी, 1960 में बनी थी। इसमें 173 मेंबर्स हैं। और IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये 1944 में बनी थी। इसके मेंबर्स है 189। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बनाया गया है। जब पहली बार 1944 में IBRD बना तब इसी को वर्ल्ड बैंक कहा जाता था, परंतु 1960 में जब IDA बना, जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने IDA बनाई, तब IDA को वर्ल्ड बैंक में शामिल कर लिया गया। उसके बाद से ये दोनों इंस्टीट्यूशंस मिलकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर, ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर।
अब बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, मैंने अभी जैसे कहा ये एक फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनती है। एक है IBRD, मैंने आपको बता दिया, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि 1956 में बना, फिर आता है मीगा MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो कि 1988 में बनी। उसके बाद आती है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये बनी थी 1966 में। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनती है। चलिए, मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज ट्रेडिशनली एन अमेरिकन होता ही है। और वर्ल्ड बैंक एंड IMF के फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं JM कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। JM कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ये एक इकोनॉमिस्ट है, वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिस्ट, और हैरी डेक्स्टर वाइट, इन दोनों को वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन दोनों का फाउंडिंग फादर माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी फिलहाल बाफ्टा टीवी अवार्ड्स विनर्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। 2021 के बाफ्टा टीवी अवार्ड्स विनर को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके लीडिंग एक्टर बने हैं पॉल मेस्कल, लीडिंग एक्ट्रेस है माइकेला कोल, सिंगल ड्रामा में जिसको ये अवार्ड मिला है सिटिंग इन लिम्बो, और सिंगल डॉक्यूमेंट्री जिसको अवार्ड मिली है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वो है लॉक्ड इन ब्रेकिंग द साइलेंस। इस पे एक है न्यूज़ है, BBC एंड अमेजन की एक शो है स्मॉल एक्स, इसने 5 बाफ्टा अवार्ड्स जीती हैं। 5 कैटेगरीज में इसने अवार्ड जीता है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, इसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन है, फोटोग्राफी एंड लाइटिंग है, स्क्रिप्टेड कास्टिंग है, फिक्शन एंड मेकअप है, एंड हेयर डिज़ाइन है। इन 5 कैटेगरीज में स्मॉल एक्स को 5 बाफ्टा अवार्ड्स मिले हैं। बात करें बाफ्टा अवार्ड्स की, तो बाफ्टा अवार्ड्स बने थे 1947 में एज ब्रिटिश फिल्म अकादमी। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स। 1947 में ये ब्रिटिश फिल्म अवार्ड एकेडमी के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसको बाफ्टा कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक कैंपेन स्टार्ट की है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन के नाम पर। इस पर होगा क्या, बेसिकली जो 45 ईयर्स के अबव जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि इसी मंथ के अंदर, जून मंथ के अंदर उनकी पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा देंगे, मीन्स 2 डोजेस कंप्लीट करवा देंगे पूरी की पूरी। और बताया जा रहा है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये इसीलिए कहा गया है कि जहां लोग वोट देते हैं, जिस पोलिंग स्टेशन में वो वोट देते हैं वहीं उनका वैक्सीनेशन भी होगा, वो वहां जाकर अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो अच्छी बात है ये। बताया जा रहा है कि अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट ने 45 ईयर्स से अबव जो लोग हैं, टोटल इनको 57 लाख्स लोगों को जिनकी उम्र 45 से अबव है उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है। उनमें से 27 लाख्स जो है वो उनको बस फर्स्ट डोज मिली है, बाकी 30 लाख्स को दोनों डोज मिल चुकी हैं। तो बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली कैपिटल है न्यू दिल्ली, जैसे कि आपको पता है। इसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे हमको पता है 1911 में 12 दिसंबर 1911 हमारे देश के कैपिटल को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज 5 के द्वारा। हमारी ये जो न्यू दिल्ली है ये नाम दिया गया था 1927 में। न्यू दिल्ली की कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1912 में। जिस साल शिफ्ट किया गया कैपिटल को, 12 दिसंबर 1911 में कैपिटल को शिफ्ट किया गया कोलकाता से दिल्ली या कैलकाटा से दिल्ली जॉर्ज 5 के द्वारा। उसी के जस्ट नेक्स्ट ईयर इस कैपिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और इसका कंस्ट्रक्शन एंड हुआ था 13 फरवरी 1931 में। एंड नहीं, मतलब आई एम सॉरी, ये कैपिटल इनॉग्रेट हुई थी 13 फरवरी 1931 में। इसका नामकरण हुआ था 1927 में। ये एक यूनियन टेरिटरी बनी थी, न्यू दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी बनी थी 1956 में। और अभी जो इसका चेहरा है, मीन्स NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ये बनी थी 1 फरवरी 1992 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। अभी हाल ही में हरियाणा के स्टेट गवर्नमेंट ने ऑक्सीवैन नाम का एक प्लान शुरू किया है। ये बेसिकली है क्या, ये एक 80 कर्नल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के कर्नल डिस्ट्रिक्ट में एक 80 एकड़ की ज़मीन में एक फॉरेस्ट बनाया जाएगा जिसमें 10 तरह के फॉरेस्ट रहेंगे, जिसको ऑक्सीवैन नाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पैंडेमिक महामारी के कारण जो भी हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम्स हो रही है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है,
उसको रिकवर करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। अच्छा स्टेप है। तो चलिए, अगर हरियाणा की बात हो रही है तो हम जान लेते हैं हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बनी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था पंजाब के वक्त पे कि पंजाब की अभी जो टेरिटरी है ये हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों अलग होने के बाद ही अभी ये बनी थी पंजाब। तो वो जब अलग हुई थी हरियाणा पंजाब से, वो एक कमेटी थी, सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी। उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हरियाणा को अलग किया गया और फॉर्म किया गया 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक और चीज़ जोड़ दी है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की बात मैंने कही, कैपिटल है। हमको पता है चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी का, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ खुद एक यूनियन टेरिटरी है। इवन मैंने आपको ये भी कहा था, जो पंजाब के गवर्नर होते हैं वही चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं। तो चंडीगढ़ की जो सिटी है उसको डिज़ाइन किया गया है ले कॉर्बूसियर के द्वारा। ये एक स्विस आर्किटेक्ट है, ठीक है, एक स्विट्ज़रलैंड के आर्किटेक्ट है ली कॉर्बूसियर। इनके द्वारा चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, आज यहीं तक। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाले और वीडियोस के लिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।